जो पुल बैक हमको देखने को मिला है नीचे स्तरों से, वो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए यहाँ पे हमारा ये मानना है कि इमीडिएट बेसिस पे 16,300 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं और उसके पार निकलने के बाद 16,400 का एक मेजर हर्डल है। अगर 16,400 का लेवल पार हो जाता है तो 16,700 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। बट मैं फिर भी यही कहूंगा कि थोड़ा इंतजार करना होगा 16,400 के ब्रेकआउट का। ऑन इमीडिएट बेसिस करंट लेवल पे खरीदारी करके चल सकते हैं 16,100 के स्टॉप लॉस से फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 16,300। वहीं बैंक निफ्टी की ओर नजर डालें तो बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट अपने 3 सप्ताह के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कल के सेशन में 34,800 के ऊपर आते हुए देखने को मिला था, तो वो यही इंडिकेट कर रहा है और साथ ही साथ 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी देखने को मिली थी। तो ओवरऑल क्लोजिंग बेसिस पे बहुत ही अच्छी क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दिखाई थी और ऊपरी स्तरों पर 35,500 तक की अपसाइड हमें इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलनी चाहिए और जून सीरीज के जो हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 37,000 के। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी पे भी बैंक निफ्टी की लीडरशिप दिखाता हुआ नजर आ सकता है जून सीरीज के लिए और स्टॉप लॉस रखना होगा 34,800 का। वहीं जहां तक सेक्टर्स की बात है, देखिए सेक्टर्स में जो सेक्टर्स दबाव में रहे थे उन पे फोकस रखना चाहिए। जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला था वो नजर पे रखनी चाहिए, रडार पे रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी। तो जो सेक्टर हमारे रडार पे है वो है स्पेसिफिकली पीएसयू बैंकिंग स्पेस, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, साथ ही साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक पुल बैक, यहाँ पे काफी तगड़ा पुल बैक मेरा ये मानना है कि वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ लास्टली वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीक्स जो 10% के फॉल के साथ कल के सेशन में देखने को मिला था 22.71 के लेवल के आसपास आ चुका है, तो इस पर नजर रखनी होगी। यहाँ पे अगर और गिरावट आती है तो डेफिनेटली बुल्स का पलड़ा भारी होते हुए नजर आएगा। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया आपने नीलेश। निफ्टी बैंक यहाँ से और मजबूती दिखा सकता है और इस सीरीज़ के लिए देखिए टारगेट भी आपको सुझा दिए गए 37,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो काफ़ी मजबूती यहाँ पर दिखा रहा है बैंक निफ्टी। और निफ्टी में भी स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करिए 16,100 का और ऊपर की तरफ 16,400 के ऊपर निकला तो फिर एक और अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी। एक नई तेज़ी के लिए रेडी रहिए। फिलहाल इस रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आएगा, तो इसको ध्यान में रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक व्यू भी आपको बता दिया है। इसके अलावा नीलेश, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या लेकर चले आज के लिए? बिल्कुल, देखिए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 2 स्टॉक हमारे रडार पे है। सबसे पहले है पीएसयू बैंकिंग स्पेस, जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र किया। उसकी एक दिग्गज कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके नतीजे आए थे, नतीजों के बाद एक हल्का सा करेक्शन देखने को मिला था मार्केट की वीकनेस के चलते। अब इस पर्टिकुलर काउंटर में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करता हुआ नजर आया था कल के सेशन में। करंट लेवल पे इसे खरीद के चल सकते हैं 485 के टारगेट के लिए 461 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहाँ पे भी एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, 768 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 800 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे आती हुई नजर आ सकती है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश समय देने के लिए, ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो एसबीआई और गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर आप नजर रखिए। एसबीआई में तेजी बन सकती है, 485 के लेवल्स यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं और गोदरेज के आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी सुझा दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों पर भी फोकस करते हैं। और इस बीच देखिए सीमेंट सेक्टर फिर से फोकस में आ चुका है। एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और ईटी नाउ स्वदेश को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक अदानी ग्रुप की निर्मा ग्रुप की सीमेंट कंपनी नुवोको को खरीदने की बातचीत चल रही है। हालांकि निर्मा ग्रुप की ओर से इन खबरों को गलत बताया गया है, लेकिन और ज़्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसमें क्या कुछ निकल कर आई है समझ लेते हैं। और नयनतारा रॉय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस पर और ज़्यादा बात करने के लिए। नयनतारा बताइए, गुड मॉर्निंग, क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आई हैं इस खबर से जुड़ी? आज हम ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर ला रहे हैं एक्सक्लूसिवली। 2 हफ्ते भी नहीं हुए कि अदानी ग्रुप ने एक इतना बड़ा डील अनाउंस किया है सीमेंट सेक्टर में होलसेल के से एसीसी और अंबुजा की खरीदी करते हुए। और अब हमें पता लग रहा है कि अदानी ग्रुप एक और सीमेंट डील को सीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बारी बातचीत जो उनकी चल रही है बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, अर्ली स्टेज में है और वो है नुवोको के साथ, जिसके प्रमोटर है गुजरात के निर्मा ग्रुप। ये हमें सूत्रों ने बताया है, एक्सक्लूसिवली हमें खबर मिली है। और मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि ये जो डील की जो बातचीत चल रही है
अर्ली स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है, और जो बातचीत चल रही है वो इसलिए भी है कि वो एसीसी के साथ मर्जर हो जाए। अब हम जानते हैं कि ओपन ऑफर होगा अंबुजा के लिए, एसीसी के लिए। अदानी ने तो प्राइस को भी अनाउंस कर लिया है, और फिर उसके बाद ये मर्जर हो सकता है नुवोको के साथ। अगर आप नुवोको की बैलेंस शीट भी अगर देखेंगे, जो उनका डेट है वो है 5,000 करोड़ के आसपास। वो इंडिया के 5th लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, ईस्ट इंडिया में बहुत ही स्ट्रांग है। जो उनका जो स्ट्रेंथ जो उनको सीमेंट में मिला है वो उन्होंने इनऑर्गेनिक ग्रोथ से किया है, जैसे लफाज के साथ इमामी सीमेंट को भी उन्होंने खरीदा था। अगर आप उनकी कैपेसिटी की भी अगर बात देखेंगे, वो है 23.8 MTPA, तो बड़ा प्लेयर है। तो अब आप पूछेंगे क्यों वो एग्जिट करना चाहता है निरमा ग्रुप, क्योंकि अब आप देखेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स हैं सीमेंट स्पेस में वो और भी बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नयनतारा आपका ये बड़ी खबर हमें बताने के लिए। हालांकि अभी हम आपको बता दें कि इस मुद्दे पर, इस पूरी खबर पर फिलहाल निरमा ग्रुप की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन नज़र हमारी बनी रहेगी, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था कि होलसेल ग्रुप की तरफ से भी इस पर कुछ ठोस कदम बयान निकल कर नहीं आए थे, लेकिन फिर बाद में ये डील होते हुए नजर आई थी। तो इस खबर पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं, और फोकस में है बीपीसीएल। ईटी नाउ स्वदेश की एक और खबर पर मुहर लग चुकी है। सरकार ने बीपीसीएल के विनिवेश की प्रक्रिया को वापस ले लिया है, और सरकार ने इसका आधिकारिक रूप से ऐलान भी कर दिया है, जिसकी की जो डिटेल्स थे वो हमने आपको पहले ही बता दिए थे। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश अब जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स आएंगे आपके पास? देखिए, ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगी है। हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि सरकार बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया के साथ आगे नहीं बढ़ने जा रही है। जो मौजूदा प्रारूप है उसको वापस ले लिया गया है, और अब नए तरीके से बीपीसीएल के विनिवेश पर आगे बढ़ने की योजना तैयार की जा रही है। हमारे खबर पर मुहर लगी है। सरकार ने औपचारिक रूप से बीपीसीएल के विनिवेश की प्रक्रिया को वापस ले लिया है। जो मौजूदा यूआई है उसको वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने अपने बयान में यह कहा है कि मौजूदा मार्केट कंडीशन में बीपीसीएल के विनिवेश के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि जिन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी, यूआई सबमिट किए थे, जिसमें वेदांता, थिंक गैस, अपोलो ग्लोबल जैसी जो कंपनियां थी, वो मौजूदा माहौल में आगे बढ़ने को लेकर तैयार नहीं थी। सिर्फ वेदांता ही थी जो दिलचस्पी दिखा रही थी। लिहाजा एक बिडर के साथ या एक कंपनी के साथ सरकार आगे नहीं बढ़ना चाह रही थी, लिहाजा इसको वापस ले लिया गया है। अब नए प्रारूप में बीपीसीएल के विनिवेश प्रक्रिया के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। वो नया प्रारूप क्या हो सकता है, इसकी रीपैकेजिंग हो रही है, फिर से कंसल्टेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, फंड मैनेजर्स की नियुक्ति होगी। तमाम तरह के कंसल्टेशन के बाद सरकार एक नया प्रारूप तैयार करेगी, और फिर उसके बाद बीपीसीएल के विनिवेश प्रक्रिया पर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, तो ये दो बड़ी खबरें हमने आपको बताई। बीपीसीएल भी आज फोकस में रहेगा, और इसी के साथ ही साथ सीमेंट कंपनियों पर भी नजर रखिए। चलिए अब कुछ और भी खबर समझ लेते हैं। कल काफी सारे नंबर्स भी आए हैं बाजार बंद होने के बाद। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। शरद, बताइए कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नतीजे आए और कैसे रहे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंडाल्को की, निफ्टी कंपनी है, लेकिन स्टैंड अलोन बेसिस में आंकड़े देखें तो अनुमान से जो है कम आए हैं आंकड़े। हालांकि अगर देखा जाए तो टॉप लाइन ग्रोथ जो है आपके ऑफकोर्स मैक्रोस और हायर एल्यूमिनियम प्राइसेस के लिए देखा गया है, पर अभी जो है करंट सिचुएशन में जहां पे करेक्शंस देखने मिल रहे हैं मेटल में, कमोडिटी स्पेस में, तो स्टॉक में थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकती है। पिरामल इंटरप्राइजेस के भी नतीजे आए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। ऑफकोर्स जो उनके फाइनेंशियल सर्विसेज का सेगमेंट है वहाँ पे इम्पैक्ट आया है, होलसेल लोन्स का एसेट क्वालिटी थोड़ी कम हुई है, और अगर मेडिकल इंडस्ट्री जो उनके जो फार्मा बिजनेस है उनके भी मार्जिन्स में प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैनेजमेंट कमेंट्री है कि जो डी मर्जर होने वाली है इन दो आर्म्स में, वो जो है तीसरे तिमाही वित्त साल 2023 में कंप्लीट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एनएमडीसी में भी जो है आप देख सकते हैं ऑपरेशनल नंबर्स में जो है दबाव देखने मिला है, तो आज स्टॉक जो है ज़रूर थोड़ी सी प्रेशर में देखने मिल सकती है। भारत डायनामिक्स के आंकड़े जो है मिले जुले आए हैं, जहाँ पे आय में लगभग 21% का उछाल देखने मिला है। लेकिन भारत रसायन फोकस में रहेगा, यहाँ पे अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। लगभग 65% ग्रोथ आय में देखने मिला है। हालांकि मार्जिन में ज़रूर थोड़ी दबाव है, और अभी करंट जो सिचुएशन है कमोडिटी स्पेस में, जहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन देखने
मिल सकती है। बर्जर पेंट्स में भी जो है जिस तरह पेंट कंपनीज की हाल थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोरलेस जो ऑपरेशनल नंबर्स है वहाँ पे इम्पैक्ट आई है और मार्जिन्स भी जहाँ लगभग आप कह सकते हैं कि 70 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने मिला है। जी इंटरटेनमेंट के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे भी मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। हालांकि ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो 18% का ग्रोथ देखने मिला है, लेकिन अगर मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे जो है भारी दबाव देखने मिला है। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल आपके जो स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे बहुत अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। आय में 40% का ग्रोथ और अगर मुनाफे की बात करें तो 60% के ऊपर का ये आंकड़ा है। इनियोसिस टायरो सोल्यूशन है तो स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन एक बहुत बड़ा डिविडेंड का ऐलान कर दिया है कंपनी ने और ये जो डिविडेंड है वो 105 रुपये प्रति शेयर का। अगर इसको डिविडेंड यील्ड के बारे में बताएं तो 14% यील्ड शेयर होल्डर्स को आपको ऑलरेडी मिल चुका है अगर आप ये स्टॉक होल्ड करते, तो ये स्टॉक ज़रूर फोकस में रखिएगा। मुथूट के नंबर्स आए हैं तो मोरलेस कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। टॉप लाइन के नंबर्स देख लीजिए या बॉटम लाइन के, और आखिर में जो है आपके इंडस्ट्रियल गुड स्पेस जहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। कमिंस के जो आंकड़े देखे तो वो भी बहुत अच्छे आंकड़े देखने मिले और सरप्राइजिंगली मार्जिन्स में भी ग्रोथ आया है। तो ये जो है स्टॉक ये भी पॉजिटिव नज़रिए में आप देख सकते हैं आज दिन के ट्रेड में। बिल्कुल, तो ढेर सारे नतीजे हैं, आज इन पर नजर रहेगी। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, अब खबरों वाले शेयर्स में जो है एयरटेल फोकस में रहने वाला है। जो सिंगटेल है उन्होंने क्लैरिफाई किया न्यूज़ रिपोर्ट्स को और वो कह रहे हैं कि जो मार्केट स्पेकुलेशन हो रही है और जो न्यूज़ ओवरऑल थी कि वो जो है स्टेक जो है अपनी थोड़ी बेचेंगे और प्रमोटर्स एयरटेल के वो लेने वाले। दूसरा स्टॉक रहेगा टोरेंट फार्मा फोकस में। इन्होंने 4 ब्रांड्स जो है डॉक्टर रेड्डीज से अक्वायर किए हैं। ये बड़े ब्रांड्स हैं और एक्विजिशन अमाउंट लेकिन हालांकि मेंशन नहीं है। और ये जो सारे जो ब्रांड्स हैं ये इनकी सारी कंप्लीशन जो है जून के महीने तक जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा यूपीएल फोकस में रहेगा। उनका एक सप्लाई का करार है ग्लोबल प्लेयर बेयर इंसेक्टिसाइड के साथ, तो ये ज़रूर देखिएगा। कोल इंडिया में भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो 25% स्टेक जो उनकी अनलिस्टेड आर्म है भारत कोकिंग कोल, उसमें वो जो है विनिवेश करेंगे और ये जो आर्म है इसको वापस से सब्सिक्वेंटली लिस्ट करने वाले हैं। पेपर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और एक पॉजिटिव न्यूज़ है। कल ऑफकोर्स पॉजिटिव न्यूज़ था कि जो पेपर एक्सपोर्ट्स है पिछले साल जो वित्त साल 2022 है 80% का ग्रोथ है। और आज जो न्यूज़ है वो आ रही है कि जो गवर्नमेंट है वो पेपर के जो इम्पोर्ट है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में ला रही है 1 जून से। अब इसका मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स के जो एंटी डंपिंग ड्यूटी के कंसर्न्स थे उसको ये एड्रेस किया जाएगा। तो ये दूसरा पॉजिटिव न्यूज़ है आपका पेपर सेक्टर के लिए और स्टॉक्स जो है आज फोकस में रह सकते हैं, स्पेशली जेके पेपर और वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स। इसके अलावा यूनियन बैंक ने भी जो है अपनी 8,100 करोड़ की कैपिटल रेज का अनाउंसमेंट किया है। टाटा पावर भी फोकस में रहेगा। उनकी जो आर्म है रिन्यूएबल कमीशन आर्म, उनको लगभग 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट को जो है कमीशन कर दिया है महाराष्ट्र में। ओएनजीसी भी फोकस में रहेगा क्योंकि उन्होंने जो है अपनी एक्सपेंडिचर जो कैपेक्स होती है उसकी प्लान के बारे में कहा है और लगभग 31,000 करोड़ वो एक्सप्लोरेशन में लगाएंगे वित्त साल 2025 पे। तो ओएनजीसी भी फोकस में रहेगा। सोमानी होम इनोवेशन में भी कैपेसिटी एक्सपेंशन की न्यूज़ आई है और ये एक टाइप से कह सकते हैं कि कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है लगभग 25 से लेकर 30% तक होगा और ये कंप्लीट होगा 2022 में। और ये 2 कैपेसिटी एक्सपेंशंस हैं और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 180 करोड़ का रहेगा। ओबरॉय रियल्टी जो है 2000 करोड़ जुटाएंगे इक्विटी के साथ, तो बोर्ड के साथ मीटिंग रहेगी। और इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉफ़ी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। आप सीसीएल प्रोडक्ट्स ले लीजिए या टाटा कॉफ़ी ले लीजिए, यहाँ पे ग्लोबल प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और ये जो फ्यूचर्स में क्या हुआ है कि आपके जो ड्राई वेदर हुई है ब्राज़ील में, तो उसके कारण कॉफ़ी का जो उत्पादन है ब्राज़ील में वो कम हो जाएगा। तो उसके कारण जो भारतीय एक्सपोर्टर्स जैसे कि सीसीएल प्रोडक्ट्स हुए जो बहुत वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है कॉफ़ी और चाय के, और टाटा कॉफ़ी जहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं कॉफ़ी और लगभग 84% उनके रेवेन्यू आते हैं, तो ये सारे स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कमोडिटी स्पेस से बहुत न्यूज़ फ्लो आ रही है। बिल्कुल, तो कमोडिटी स्पेस से काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है और एक खबरें देखिए शरद ने आपको बताई कि कौन सी खबरें पॉजिटिव है और नेगेटिव है। थैंक यू शरद, ये सारी जानकारी देने के लिए और नतीजों के बारे में भी डिटेल्स बताने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन हमने आपको बताया, लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या करें ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से तपन पटेल इस वक्त मौजूद हैं। तपन, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए आज कमोडिटी मार्केट में, किस तरह का ट्रेड आप सुझा रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। ये कमोडिटी मार्केट में वोलेटिलिटी कंटिन्यू है, खास करके एनर्जी पैक जो है वो काफ़ी बुलिश है। लगातार सप्लाई कंसर्न्स जो है उसके कारण जो है प्राइस में तेजी कंटिन्यू है। क्रूड ऑयल हमने देखा कल 3% से भी ज़्यादा की बढ़त के साथ क्लोज हुआ था, $115 WTI को टच किया था।
मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल में और बाइंग आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल सप्लाई कंसर्न्स की जो मार्केट में है वो कंट्रोल रहेंगे, क्योंकि यूरोप जो है वो रशिया का ऑयल इंपोर्ट जो है वो बैन करने में तैयारी में है, और ओवरऑल समर डिमांड जो बढ़ेगी उसके कारण भी जो प्राइसेस को है उसको सपोर्ट मिल सकता है। आगे जाके विंटर स्टोरेज के लिए भी डिमांड बढ़ सकती है, तो जिससे क्रूड को फायदा मिल सकता है। तो जून कॉन्ट्रैक्ट क्रूड में थोड़ी गिरावट मिलती है, करेक्शन आता है, वहां से बाय करना चाहिए। 8750 के लेवल पे क्रूड ऑयल बाय करना चाहिए, टारगेट 8980, स्टॉप लॉस जो 8650 के क्रूड ऑयल में बाय करना चाहिए। बेस मेटल्स में मुझे लग रहा है कि स्टेडी ट्रेड कंटिन्यू रहेगा। चाइना जो है वहां से डिमांड धीरे धीरे पिक होगी, और इसके अलावा स्टिमुलस की जो बातें हो रही है तो शायद उसके कारण भी सपोर्ट मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम में जून कॉन्ट्रैक्ट में भी बाय करना चाहिए। 240 की लेवल से एल्यूमिनियम बाय कर सकते हैं, 245 का स्टॉप लॉस टारगेट और 238 का स्टॉप लॉस रख के एल्यूमिनियम में बाय कर सकते हैं। बुलियन सेक्टर में मुझे लग रहा है कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन वरीज है, सेकेंडली जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की चिंता है उसके कारण सपोर्ट मिला हुआ है, और डाउन साइड जो लिमिटेड रखी है। तो दोनों कमोडिटीज जो है गोल्ड सिल्वर दोनों में बाय एंड डिस्क का स्ट्रेटेजी फिलहाल कंटिन्यू होना चाहिए। डॉलर इंडेक्स जो है वो गिरावट पे है, करेक्शन फेज में है, और जिसका फायदा गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिल रहा है। मुझे लग रहा है गोल्ड में बाय करना चाहिए। जून कॉन्ट्रैक्ट 50,800 के लेवल से बाय कर सकते हैं, टारगेट 51,200, स्टॉप लॉस जो है 50,600 का रखे गोल्ड में बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड में बाय करिए, कच्चे तेल में मजबूती और बढ़ सकती है, तो यहाँ पर भी आपको सुझाव दिया गया है टारगेट्स। एक सवाल और होगा तपन आपसे, नेचुरल गैस में क्या करें? यहाँ पर भी हमने देखा था कि एक बड़ी तेजी आई थी नेचुरल गैस में भी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से वहाँ पर भी एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये करेक्शन और बढ़ सकता है या फिर अभी निचले स्तरों से खरीदारी कर सकते हैं? आपकी क्या राय बन रही है नेचुरल गैस पर? जी, मुझे लग रहा है नेचुरल गैस में तेजी और कंटिन्यू रह सकती है। मार्केट पूरा अनसर्टेन है फिलहाल, एनर्जी कॉम्प्लेक्स पूरा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जिस तरह से डिमांड पिक्चर है, और सेकेंड थिंग सप्लाई का जो शॉर्टेज है, ऑप्शंस काफ़ी कम है सप्लाई के, और समर डिमांड रहेगी। साथों साथ यूरोपियन कंट्रीज और चाइना दोनों की तरफ से जो नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी विंटर स्टोरेज के लिए, उसके कारण भी मुझे लग रहा है कि डिमांड और बढ़ सकती है। और जिस तरह से रशिया की तरफ से सप्लाई कम हो रहा है और बाकी जगह से नेचुरल गैस इंपोर्ट करना उतना फिजिबल फिलहाल के लिए नहीं है, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक कंप्लायंस बना पाना इतनी जल्दी मुश्किल होगा, जिसके कारण नेचुरल गैस की डिमांड और बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है बाय एंड डिस्क की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस में कंटिन्यू होनी चाहिए। शॉर्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नो डाउट जितना भी करेक्शन है बाय एंड डिक्लाइन ही व्यू रखना चाहिए। मुझे लग रहा है 720 750 के लेवल भी नेचुरल गैस में हम देखते हैं। ओके, 720 750 के लेवल्स भी नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं, ये राय इस वक्त निकल कर आ रही है। अब बहुत बहुत शुक्रिया तपन ये सारी जानकारी देने के लिए और रणनीति भी सुझाने के लिए। तो एल्यूमिनियम में खरीदारी करिए, सोने में खरीदारी करने की राय, कच्चा तेल भी यहाँ से और तेज़ी पकड़ सकता है। तो रूस यूक्रेन के बीच जो वॉर की सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से देखिए तमाम कमोडिटी मार्केट इस वक्त एक्शन में है और तेज़ी अभी भी बनी हुई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कुछ और नतीजों पर। और आज निफ्टी की दिग्गज कंपनी JSW स्टील अपने नतीजे घोषित करेगी, और क्या अनुमान है नतीजों से कैसे रह सकते हैं ये समझ लेते हैं। और आशीषा जो इस कंपनी को ट्रैक करती हैं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा एनालिसिस लेकर। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताइए JSW स्टील के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? गुड मॉर्निंग। इस क्वार्टर में हम JSW स्टील से म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसका कारण ये है कि स्टील प्राइसेस हायर साइड पे थे, स्टील वॉल्यूम्स भी हायर साइड पे थे, लेकिन उसके बावजूद इनपुट कॉस्ट में हमने एक बड़ा इंक्रीज देखा इस क्वार्टर में, और उसी के चलते नंबर्स में हम बड़ा सरप्राइज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू अराउंड 44,500 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 17% का इंक्रीज होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। याद रखें इन सभी कंपनियों को रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिली, और इसी के चलते वॉल्यूम में हम एक इंक्रीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एबिटा की बात करें तो अराउंड 8,840 करोड़ रुपीस के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो 3% का डिक्लाइन होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। और एबिटा मार्जिन में भी हम अराउंड 400 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर।
याद रखें कोकिंग कोल के प्राइसेस में हमने एक बड़ा इंक्रीज देखा इस क्वार्टर में, जो अराउंड $350 पर टन पे मिलता था वो $700 पर टन पे मिलने लगा था इस क्वार्टर में। नियरली 100% का इंक्रीज देखा हमने कोकिंग कोल के प्राइसेस में। इनफैक्ट आयरन ओर के प्राइसेस भी बढ़े थे इस क्वार्टर में, और इसी के चलते दोनों एबिटा और एबिटा मार्जिन फ्रंट पर हम एक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो माइल्ड 6% का डाउनटिक एक्सपेक्टेड है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। बाकी इंटरनल की बात करें तो रियलाइजेशंस में जैसे कि मैंने कहा स्टील प्राइसेस अच्छे थे और उसी के चलते रियलाइजेशंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन एबिटा पर टन पर भी हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनपुट प्राइसेस बढ़ने के कारण। कोकिंग कोल प्राइसेस ऑन एन एवरेज इस क्वार्टर में अराउंड 285% पर बढ़े थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और अराउंड 32% का इंक्रीज हमने देखा सिक्वेंशियल बेसिस पर, और उसी के चलते म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए इस क्वार्टर में। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा ये जानकारी देने के लिए। तो म्यूटेड रहेगा, सपाट ग्रोथ रहेगी इस तिमाही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रियलाइजेशंस तो अच्छे रहेंगे, लेकिन कॉस्ट फ्रंट पर कोकिंग कोल और आयरन ओर के जो दाम बढ़े हैं उससे कंपनी के कामकाजी मुनाफे में असर पड़ सकता है। तो एक ऑफसेट दिखाई देगा, अनुमान हमने आपको बता दिया, अगर इससे भी नीचे आता है तो फिर उसका असर स्टॉक पर नेगेटिव दिखने को मिल सकता है। ये है जेएसडब्ल्यू स्टील के अनुमान। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कुछ और भी खबरों पर चर्चा करेंगे और दिग्गज एक्सपर्ट्स का क्या कहना है मार्केट पर, ये भी हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सोनिया। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। 2 दिवसीय महोत्सव में पीएम मोदी किसान ड्रोन पायलटों से बातचीत करने के साथ साथ ओपन एयर ड्रोन उड़ान प्रदर्शन का भी करेंगे अवलोकन। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित असम के लिए 324 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की जारी। केंद्रीय दल के सदस्य प्रभावित जिलों का करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के हत्यारों को 24 घंटे